इन दिनों भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने जैसे ही कल यानी मंगलवार को भोपाल की सभा में इसका जिक्र किया तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बड़े बड़े नेता इसे देश को तोड़ने वाला बताने लगे। लेकिन क्या वाकई समान नागरिक संहिता से देश टूट जाएगा? क्या देश इतना कमजोर है कि सही बात को सही कहने से इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी? क्या देश का तथाकथित बौद्धिक वर्ग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसे दिखा रहा है जैसे ये किसी एक खास समुदाय के लिए फायदेमंद है, क्या वो किसी पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं है? क्या हलाला और 3 तलाक का दर्द उन्होंने झेला है? हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसको आप सब ने सुना होगा और जिसने देखा होगा अपने आसपास किसी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए, वो तो इसे दर्द को कभी दोबारा देखना नहीं चाहेगा। ऐसे घिनौने नियम कायदों को जस्टिफाइड कर रहे हैं। खैर, आज की सियासी पाठशाला में इसी मुद्दे पर बात होगी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या बदलाव आएंगे, क्या यह देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज चर्चा होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये बात पिछले कई दिनों से टीवी और अखबार में सुर्खियों में रही है और सोशल मीडिया पर तो जैसे इसको लेकर एक अखाड़ा बना हुआ है कि भारत के 22वें विधि आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सिफारिशें मांगी थीं। चूंकि इस विषय पर पिछले विधि आयोग का परामर्श दस्तावेज 3 वर्ष से अधिक पुराना था, इसलिए पैनल ने नई सिफारिशों का अनुरोध किया था। विवाह, तलाक, विरासत, भरण पोषण और गोद लेने जैसे नियमों में या विषयों में यूसीसी राष्ट्र के लिए एकल कानून के गठन का आह्वान करता है, जो कि सभी समुदायों पर लागू होगा। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने घोषणा की कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक रूप से दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, लेकिन वो विरोध करने के लिए सड़कों पर इसके लिए नहीं उतरेंगे, बल्कि सभी कानूनी तरीकों से इसका विरोध करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि यूसीसी पर चर्चा करते समय ये विरोध का तरीका कोई नया नहीं है। इसका विरोध 1946 में ही हो चुका था। स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसमें 2 प्रकार के सदस्य शामिल थे। वे जो समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार चाहते थे, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, और अन्य जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम प्रतिनिधि थे, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को कायम रखने पर बल दिया था। इसके अलावा संविधान सभा में अल्पसंख्यक समूहों ने समान नागरिक संहिता के समर्थकों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। परिणाम स्वरूप संविधान को डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के भाग 4 के अनुच्छेद 44 से केवल एक लाइन प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं, और वो है हमें अच्छाई की शक्तियों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ईर्ष्या और संदेह का अभाव होना चाहिए, और उन सभी की मदद करना जो अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीयों के रूप में हम आशा करते हैं कि मुस्लिम संगठन अशांति को बढ़ावा नहीं देंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि एकजुट राष्ट्र और सभी के लिए समान अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आइए अब मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस 1985 पर एक नज़र डालते हैं। तो अगर आपने यूसीसी का विरोध करते हैं तो आपकी ये आंखें खोल देगा। शाहबानो को उनके पति ने 3 तलाक दे दिया था और गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। तलाक के बाद उसने अपने 5 बच्चों के भरण पोषण के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आपराधिक संहिता के पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण प्रावधान की धारा 125 के तहत उसके पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि रिलीजन की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि एक मानक नागरिक संहिता स्थापित की जाए। इसके बाद शाहबानो के पति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें दावा किया गया था कि उसने अपनी सभी इस्लामी आवश्यकताओं को पूरा किया है। कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए। दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिससे आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं को संरक्षित करने हेतु लागू नहीं हो पाई। क्या ये सही है? यूसीसी सभी पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। उस महिला की स्थिति पर जरा विचार कीजिए जिसे उसके पति द्वारा दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करने के लिए धमकी दी गई है और लगातार वो चिंतित रहती है। पूरा जीवन अनावश्यक तनाव में उसका गुजर रहा है, जिसका अधिकांश स्थितियों में स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या खुद को इंसान कह सकते हैं?
क्या यह जीवन भर की मानसिकता की यातना नहीं है? सभ्यता, समानता, अखंडता और मानवता के लिए संविधान पर आधारित समान नागरिक कानूनों की आवश्यकता है। आइए अब समझते हैं कि सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच अंतर क्या होता है। भारत में आपराधिक कानून एक समान है और धार्मिक विचारों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। नागरिक कानून आस्था से प्रभावित होते हैं। नागरिक विवादों में लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून धार्मिक स्रोतों से प्रभावित होने के बावजूद हमेशा संवैधानिक मानकों के अनुसार लागू किए गए हैं। अगर बात करें इसके असर की, तो यूसीसी महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों की रक्षा के लिए प्रयास करता है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्पना की थी। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रीय उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। अधिनियमित होने पर कोड उन कानूनों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करेगा जो वर्तमान में धार्मिक विचारों के आधार पर विभाजित हैं, जैसे कि हिंदू कोड, बिल, शरीयत और इसके अलावा अन्य भी कई सारे ऐसे कानून हैं। ये संहिता विवाह समारोह, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित जटिल कानूनों को सभी के लिए एक बना देगा। तब समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अब इतनी बातें हमने समझ ली हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि समान नागरिक संहिता से आखिर फायदे क्या हैं। यदि समान नागरिक संहिता अधिनियमित और लागू की जाती है तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता मिलेगी और तेजी आएगी। इससे पर्सनल लॉ के कारण मुकदमेबाजी कम हो जाएगी। ये एकता की भावना और राष्ट्रीय भावना को फिर से जागृत करेगा और यह किसी भी बाधाओं का सामना करने के लिए नई शक्ति के साथ उभरेगा। अंततः सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को ये हरा पाएगा। भारत में वर्तमान में हमारे पास चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जिसका अर्थ है कि हम कुछ क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन अन्य में नहीं हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, को समान नियमों का पालन करना होगा। ये उचित लगता है। एक सुसंगत नागरिक कानून लोगों की अपने धर्म का पालन करने की क्षमताओं में बाधा नहीं डालता है। इसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक साथ व्यवहार किया जाएगा। यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। इस अद्भुत राष्ट्र के नागरिकों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईमेल भेजकर या सरकार द्वारा प्रदान किए गए अन्य तरीकों से आस्था की परवाह किए बिना इस महत्वपूर्ण कानून के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करें। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है और देश भर में यूसीसी को लेकर जो लगातार विरोध हो रहा है और जो भी यहाँ पर समर्थन की भावनाएं उठ रही हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़रूम पोस्ट।